अच्छा, हमारे पास बेसिकली हम इसे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल क्यों कहते हैं, इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप आता है बिफोर स्टार्टिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, लेट अस ब्रीफली डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द इंटरनल कंबस्शन इंजन। अच्छा, इन एन इंटरनल, इफ वी see the description of the internal combustion engine, it has a cylinder. Inside a cylinder there is a piston. Piston is attached to connecting rod and the crankshaft. अच्छा, अब पिस्टन जो है हमारे पास वो दो पोजीशंस के ऊपर मूव कर सकता है. वन इज कॉल्ड द टॉप डेड सेंटर एंड सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड द बॉटम डेड सेंटर. व्हेन पिस्टन इज एट नियरेस्ट टू द कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक शाफ्ट, तो जो सेंटर हमारे पास होते हैं उसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर. बॉटम डेड सेंटर. और जब पिस्टन अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेता है, दिस सेंटर इज कॉल्ड द टॉप डेड सेंटर. हमारे पास दो पोजीशंस आ जाती है, वन इज द बॉटम डेड सेंटर एंड सेकंड वन इज द टॉप डेड सेंटर. इनको कुछ बुक्स बॉटम डेड, टॉप डेड के नाम से बताती हैं, कुछ जो है आउटर डेड सेंटर और इनर डेड सेंटर के नाम से बताती हैं. तो हमारे पास जो सेम है आउटर डेड सेंटर या इनर डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर या फिर टॉप डेड सेंटर. अब जो डिस्टेंस होता है बिटवीन बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर or top dead center to the bottom dead center, this length is called the stroke length. इस लेंथ को हम कहते हैं वैसे इसको स्ट्रोक डेड लेंथ. सेंटर क्यों कहा जाता है फिर, कि बिल्कुल सेंटर पे होता है, क्या हाँ, वजह नहीं, थी? डेड सेंटर इसलिए डेड से एक हमारे पास दो तरह के सेंटर्स होते हैं. आगे जब आप वर्कशॉप की करोगे, शायद आप लोगों ने कर लिया, तो आप लोग देखोगे मशीनिंग में एक डेड सेंटर होता है, एक लाइव सेंटर होता है. डेड सेंटर हमारे पास लाइव सेंटर होता है जो कि हमारे पास जिसके अबाउट कोई चीज रोटेट कर रही होती है. दिस इज कॉल्ड द लाइव सेंटर. इफ डेड पॉइंट इज स्टेशनरी देन वी टर्म इट एज द डेड सेंटर. ठीक है, इसलिए मैं आपको बताया कि आउटर डेड सेंटर्स और इनर डेड सेंटर्स भी हो सकते हैं, और बॉटम और टॉप के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज द पॉइंट इज स्टेशनरी. इस बॉटम के ऊपर आके हमारा पिस्टन स्टेशनरी है, टॉप के ऊपर आके पिस्टन स्टेशनरी है, देयर इज नो मूवमेंट, जिस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर द डेड सेंटर्स. अच्छा, अब डिस्टेंस बिटवीन और द लेंथ बिटवीन बॉटम डेड टू टॉप डेड और टॉप डेड टू बॉटम डेड, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रोक लेंथ. अब इस स्ट्रोक लेंथ के बेस में इफ द पिस्टन जो है अपने सारे के सारे प्रोसेसेस फोर स्ट्रोक में कंप्लीट करता है, फोर टाइम बॉटम से टॉप या फिर टॉप से बॉटम मूव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फोर स्ट्रोक इंजन. और अगर वही प्रोसेसेस पिस्टन जो है टू स्ट्रोक में कंप्लीट कर लेता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, टू स्ट्रोक से जो इंजन बन जाता है. अच्छा, उसके बाद जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड द स्वेप्ट वॉल्यूम. Volume occupied from top to bottom, this is called the swept volume. अच्छा, अब क्योंकि पिस्टन की जो अपर सरफेस होती है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती, फ्लैट नहीं होती, वो हेमिस्फेरिकल शेप में होती है, कप बाउल शेप की होती है. इस वजह से ये जो मैक्सिमम जा सकता है सिलेंडर की सरफेस के साथ, एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो है वो अचीव कर सकता है. उस मैक्सिमम डिस्टेंस के बाद कुछ डिस्टेंस जो है वो एम्प्टी होता है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, दिस वॉल्यूम. जहां तक मैक्सिमम पिस्टन जा सकता है उसके बाद जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम. इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, clearance volume. So the total volume is the sum of swept volume plus clearance volume. टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, सम है स्वेप्ट प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम का. अच्छा, अब ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम का पर्पस क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम सर्व्ड एज अ कंबस्टन चैम्बर. यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, इस वजह से ये जो स्पेस होती है इसको यूज करते हैं एज अ कंबस्टन चैम्बर. सेकेंडली, इनलेट एंड द आउटलेट वाल्व्स आर लोकेटेड इनसाइड द, यहाँ पे सिलेंडर हेड के ऊपर लोकेट हुए होते हैं, और
कंबस्टन चैम्बर के यहाँ पे जो हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम है उसके ऊपर जो है वो वेल जो है वो लोकेट हुए होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जब हमने पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ करनी है डीजल साइकिल की या पेट्रोल साइकिल की, उसके लिए हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ये अच्छा दूसरा कोई पिस्टन के डेमो शो करवा सकती हैं? ये जो क्या कहते हैं, जो वॉल्यूम है दूसरा वाला क्लियरेंस वॉल्यूम का, कोई डेमो विजुअल मींस। मीन्स कोई एनिमेटेड कोई हो उसमें, तक ये ज्यादा क्लियर हो जाए इस चीज का। अच्छा ठीक है, मैं बता दिखाती हूँ लेक्चर के लास्ट पे। अच्छा अब चलिए हमारे ठीक पास है। यहाँ पे क्या होती है, पिस्टन के साथ एक गजन पिन लगी होती है, गजन पिन के साथ यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, कनेक्टिंग रॉड के बाद आगे क्रैंकशाफ्ट लगी होती है, फर्दर आगे इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं। अच्छा हमारा कंसर्न जो था इतनी टर्मिनोलॉजीज के साथ था कि हमने इनको ड्रॉ करना है। अच्छा अब सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगी पीवी डायग्राम। दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज द प्रेशर एक्सिस। इसी तरह जब हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के ऊपर आएंगे, दिस इज द एंट्रोपी एक्सिस एंड दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस। अच्छा अब जरा प्रोसेसेस को देखें। इनिशियली क्या होगा, पिस्टन कहाँ पे होता है, बॉटम डेड सेंटर के ऊपर होता है। पिस्टन बॉटम डेड सेंटर के ऊपर है, ऊपर सारा यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस होने की वजह से बाहर से इनलेट वेल्व ओपन होगा, यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या ना इस एम्प्टी स्पेस के अंदर एंटर होना शुरू होगा। जैसे ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर इस एम्प्टी स्पेस में एंटर होगा, पिस्टन जो है इसको हम एक फोर्स अप्लाई होगी और पिस्टन ड्यू टू द दिस प्रेशर डिफरेंस यहाँ से बॉटम डेड सेंटर से किसकी तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द टॉप डेड सेंटर है। अब जब पिस्टन बॉटम से टॉप पे जाएगा तो इसके बाद में जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा वो क्या करेगा, उसको भी साथ में कंप्रेस करता हुआ जाएगा। और हमें पता है कि जब भी कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट प्रोसेस आ गया, कैन आई राइट फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, हमारे पास जो प्रोसेस है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रोसेस 1 to 2 हमारे पास क्या होगा, दिस इज द कंप्रेशन प्रोसेस। क्योंकि हम आइडियल साइकिल की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस 1 to 2 को हम किस तरह कहेंगे, दिस इज द एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैसेस। अब जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर के ऊपर आएगा तो यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, क्योंकि पिस्टन के अंदर यहाँ पे जो गैसेस थी उनका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हुआ है ऑलरेडी। जैसे ही स्पार्क प्लग फायर करेगा तो वहां पे इग्निशन स्टार्ट होगी। इग्निशन जैसे जैसे प्रोपोगेट करेगी तो वो वहां पे कंबस्टन जो है प्रोड्यूस करेगी। ड्यू टू दिस कंबस्टन जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, पिस्टन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी और पिस्टन वापस टॉप डेड सेंटर से किसकी तरफ जाएगा, बॉटम डेड सेंटर की तरफ। जब पिस्टन अब टॉप से बॉटम की तरफ किसकी वजह से जा रहा है, ड्यू टू दिस फोर्स, तो इस वजह से आगे ये फोर्स प्रोवाइड करेगा कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट को, क्रैंक शाफ्ट से आगे पूरा का पूरा हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ है, फोर्स उसे जाएगी और व्हील्स को फाइनली ट्रांसमिट होगी और गाड़ी जो है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो जो सेकंड प्रोसेस है हमारे पास, दिस इज द, यहाँ पे स्पार्क प्लग ने उसके अंदर क्या किया है, बेसिकली हीट एडिशन की है। अब हीट एडिशन यहाँ पे कैसे हो रहा होता है, दिस हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम इसे कहते हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यों होता है, जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर के ऊपर आता है तो स्पार्क प्लग फायर कर देता है। तो पिस्टन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पिस्टन वापस जो है वो बॉटम की तरफ जा सके ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और अगर पिस्टन जो है उसको डाउनवर्ड मूव भी करना शुरू करता है ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस, तो जो उसकी मूवमेंट होती है वो बहुत negligible होती है। That's why we call the process of heat addition is the constant volume process. So I call process 2 to 3 is the heat addition
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास प्रोसेस 2 to 3 क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। जैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हुआ तो पिस्टन ने क्या किया, डाउनवर्ड मूव किया। तो 3 to 4 प्रोसेस क्या हो जाएगा, दिस इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। अब जैसे ही एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा तो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, आउटलेट वेल्व, दिस इज द इनलेट वेल्व, दिस इज द आउटलेट वेल्व। अब आउटलेट वेल्व ओपन हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो बाहर जाना शुरू कर देंगी और हमारे पास प्रोसेस साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो प्रोसेस 4 to 1 क्या होगा, दिस इज द हीट रिजेक्शन प्रोसेस एट constant volume. That's why we call this cycle as the constant volume cycle. Process is clear है सबको? जी मिस। मिस ये 2, 3 और 4 1 को आइसोकोरिक भी कह सकते हैं कि नहीं? हाँ, constant volume है तो आइसोकोरिक भी कह सकते हैं। सही। क्लास प्रोसेस इज क्लियर है सबको? जी मिस। चले अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी पीवी डायग्राम। अब पीवी डायग्राम में सबसे पहले देखिए हमारे पास इस डायग्राम के ऊपर आपने स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को शो करना है। मेरे पास मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सा होगा, दिस इज द V1, let's say this is the V2 and this is 0। अब 0 से लेके V1 तक कौन सा वॉल्यूम होगा, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। ये V2 से लेके V1 तक जो वॉल्यूम है, दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम एंड दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। और V1 के ऊपर जब पिस्टन होगा तो पिस्टन किसके ऊपर होगा, दिस इज द बॉटम डेड सेंटर। और जब V2 के ऊपर वॉल्यूम होगा तो पिस्टन किस पोजीशन के ऊपर होगा, दिस इज द टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर। तो आपने सबसे पहले अपनी डायग्राम के ऊपर ये जो मेजर पॉइंट्स हैं इनको ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है मैंने कैसे ड्रॉ किए? ठीक हो जी गया। मिस। अब देखें, अब सबसे पहले हम प्रोसेस शो करते हैं। इनिशियली पिस्टन कहाँ पे है, बॉटम के ऊपर है, V1 के ऊपर है। उसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट्स से कॉल दिस इज द P1 और P1 किसकी इक्वल है, इट इज इक्वल टू द P एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंगली मेरे पास दिस इज द पॉइंट 1 आ जाएगा। कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ, कंप्रेशन की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होकर किसके ऊपर आ गया, V2 पे। प्रेशर डिक्रीज होकर किसके ऊपर आ गया, P2 के ऊपर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज द पॉइंट 2। और हमें पता है हम एडियाबैटिक कंप्रेशन P1 V1 गैमा, तो हमारे पास इसको हम एक कर्व के साथ शो करते हैं, इट शुड लुक लाइक दिस। और एरो की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, लाइक दिस। ये प्रोसेस क्या आ जाएगा, 1 से 2 से उसके बाद क्या हुआ, हीट एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हीट एडिशन की वजह से उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। लेट्स से प्रेशर इंक्रीज होकर किसके ऊपर आ गया, P3 के ऊपर। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V2 वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज द 2 to 3 प्रोसेस। अब जैसे ही हीट एडिशन का प्रोसेस हुआ तो इग्निशन स्टार्ट हुई। इग्निशन की वजह से वर्क डन हुआ। वर्क डन को हम किस तरह शो करते हैं, वर्क डन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होकर पिस्टन कहाँ पे आ जाएगा, वापस 3 to 4 पिस्टन वापस बॉटम पे आ गया। जैसे पिस्टन बॉटम पे आया, आउटलेट वेल्व ओपन हो गए, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाना शुरू कर देंगी। तो हमारे पास 4 to 1 प्रोसेस जो है वो ये आ जाएगा। सो दिस इज द नेट वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द नेट वर्क डन। क्लास क्लियर है पीवी डायग्राम सबको? जी मिस। जी मिस। अब कोरिस्पॉन्डिंगली टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 1 to 2 क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर एडियाबैटिक है, आइडियल प्रोसेस है, तो एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास लेट्स से दिस इज द पॉइंट 1, S1 है यहाँ पे एंट्रोपी, तो एक कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस आ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंप्रेशन की वजह से। सो 1 to 2 हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 to 3 प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो कोरिस्पॉन्डिंगली हीट एडिशन हो रही है। हीट एडिशन की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास ये, हम इसको किससे शो कर देंगे, लाइक दिस कर्व। 3 to 4 again adiabatic expansion, entropy remains constant। 3 to 4
ये प्रोसेस आ जाएगा 4 to 1 हीट रिजेक्शन, एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो हमारे पास लाइन आ जाएगी दिस इज द 4 to 1 प्रोसेस. तो दिस इज द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम. S1 इज इक्वल टू S2, S3 इज इक्वल टू S4, V1 is equal to V4, V2 is equal to V3. क्लास यहाँ तक क्लियर है? जी मिस. पीवी एंड टीएस डायग्राम सबको क्लियर है? यस मिस. जी विच क्लियर. हम टीएस जी. में पूछना था एंट्रोपी इंक्रीज कैसे होगी हमारे यहाँ पे 2 to 3 में. कहाँ पर? 2 to 3 में हीट 2 एडिशन से का प्रोसेस हो रहा है ना. टेम्परेचर ऐड, हीट एडिशन हो रही है, हीट एडिशन की वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है, कंबस्टन हो रही है, एंट्रोपी वहां पे इंक्रीज होगी तो पिस्टन जो है ना उसके अंदर इग्निशन को प्रोपोगेट करेगा ना. डिस्टर्बेंस जितनी ज्यादा होगी, ओके मैम. क्लियर है ये पॉइंट? जितनी ज्यादा डिस्टरबेंस होगी मॉलिक्यूल्स की उतनी ज्यादा इग्निशन. लिखो लाइक आपने आग लगाई है, आपने सिर्फ एक पॉइंट को जो है वो बर्न किया है. अब जैसे वो अगर उसके अंदर वहां पे आपने उसको स्टॉप कर दिया तो वो आगे प्रोपोगेट ही नहीं करेगी, फैलेगी ही नहीं आगे. जब तक वो आगे ही नहीं प्रोपोगेशन होगी तो प्रोसेस किस तरह कंटिन्यू होगा? तो उसको प्रोपोगेट करने के लिए एंट्रोपी का इंक्रीज होना जरूरी है यहाँ पे. ओके मिस. अब हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो पेट्रोल इंजन होता है उसके अंदर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं कॉल्ड द कंप्रेशन रेशियो. कंप्रेशन रेशियो हमारे पास क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम V स्वेप्ट प्लस V क्लियरेंस डिवाइडेड बाय V क्लियरेंस. अच्छा, अब कंप्रेशन रेशियो यहाँ से अगर देखें टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल है? V1 के इक्वल है. इसकी सिग्निफिकेंस मैं डिस्क्राइब करती हूँ अभी. टोटल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक देखें दैट इज द V1 और क्लियरेंस वॉल्यूम किसके इक्वल है? V2. तो हमने इंजन की पेट्रोल इंजन की कंप्रेशन रेशियो को क्या डिफाइन करती है? RV, या फिर कुछ बुक्स जो हैं वो RC यूज करती हैं. तो V1/V2, V1 किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू V4 और V2 किसके इक्वल है? इक्वल टू V3. तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? कंप्रेशन रेशियो आ जाती है. अच्छा, अगर हम अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ जाएं कि कंप्रेशन रेशियो बेसिकली क्या होती है. कंप्रेशन रेशियो पहला जो देखिए हमारे पास कंप्रेशन रेशियो किसको डिफाइन करी है? वॉल्यूम्स को डिफाइन करी है. अगर हमने कंप्रेशन रेशियो का ज्यादा है इट मींस उसका वॉल्यूम, पिस्टन सिलेंडर वॉल्यूम जो है V1 टोटल वॉल्यूम वो भी ज्यादा है. ओवरऑल इंजन का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा. इट मींस उसके अंदर ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, इंजन की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होगी. लाइक हम कहते हैं कि एक मेरे पास 600 सीसी इंजन है और एक मेरे पास 1000 सीसी इंजन है. तो ये 600 और 1000 सीसी इंजन बेसिकली किस तरह हम सीसी क्या डिफाइन करते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का क्यूबिक. यूनिट. क्यूबिक मेरे ज़हन से निकल गया. वॉल्यूम का यूनिट जो होता है हमारे पास जैसे मीटर क्यूब होता है, इसी तरह हमारे पास सीसी जो है वो भी वॉल्यूम का यूनिट है. तो वो जो सीसी वहां पे 1000 सीसी और 600 सीसी डिफाइन कर रहा है, उसका ओवरऑल इंजन का वॉल्यूम डिफाइन कर रहा है. इट मींस उसका ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा है तो उसकी कंप्रेशन रेशियो भी वहां पे ज्यादा होगी. अच्छा, अब जैसे पेट्रोल इंजन है और डीजल है, पेट्रोल की जो कंप्रेशन रेशियो होती है एज अ पेट्रोल फ्यूल वो लाइक कर रही होती है 8 से 12 के बीच में. लेकिन जैसे हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल की कंप्रेशन रेशियो जो है वो 30s में बहुत ज्यादा होती है. अब इसकी रीजन क्या होती है? पेट्रोल की हम कंप्रेशन रेशियो कम क्यों रखते हैं? इस वजह से क्योंकि पेट्रोल ने किसके साथ बर्न होना है? स्पार्क प्लग के साथ बर्न होना है. जबकि जो डीजल है उसकी बर्निंग के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑटो इग्निशन, या फिर इसको हम कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन होती है. तो इस वजह से उसकी कंप्रेशन रेशियो ज्यादा रखते हैं. अच्छा, अगर हम पेट्रोल की ही बात करें, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने का क्या मतलब है? बेसिकली प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. जितनी ज्यादा कंप्रेशन रेशियो उतना ज्यादा उसका कंप्रेशन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. क्लियर है ये पॉइंट? यस मिस. तो ये कंप्रेशन रेशियो की हमारे पास एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गया. अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाउ वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन. सो 1 by 1 प्रोसेसेस देखते हैं. सबसे पहले प्रोसेस 1 से 2 के ऊपर आ जाए. कैन आई राइट P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma?
सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा। तो यहाँ से जो इसका वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, ऑलरेडी हमें पता है, तो वो आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। हाँ जी, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा मींस कंप्रेशन का प्रोसेस है, नेगेटिव होगा। वर्क डन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कंप्रेशन है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है। अच्छा, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। नाउ अब इसके अंदर हमने एक साइकिल्स के अंदर क्या करना है, प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करना है हर पॉइंट के ऊपर। तो हमने वो देखते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। सो प्रेशर किसकी इक्वल आ जाएगा, एम आर टी अवर वी। और अगर यहाँ से मैं वॉल्यूम की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहूँ तो वॉल्यूम किसकी इक्वल आ जाएगा, एम आर टी अवर पी। अच्छा, अब यहाँ से पहले प्रेशर पुट कर दें इसके अंदर। प्रेशर की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, एम आर टी वन वी वन पावर गैमा, एम आर टी टू वी टू पावर गैमा। एम आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T1 V1 पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गैमा माइनस 1। तो यहाँ से हमने टेम्परेचर T2 रिक्वायर्ड है T1 की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, T2 V1 डिवाइडेड बाय V2 होल पावर गैमा माइनस 1। और V1 अवर V2 अभी हमने डिफाइन किया, दिस इज द कंप्रेशन रेशियो आर वी गैमा माइनस 1। तो ये हमने T2 को फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T1। अब ये T2 अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम रेशियोज गिवन है और टेम्परेचर T1 गिवन है, तो हम यहाँ से T2 जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रेशर्स की वैल्यू गिवन है और हमने T2 फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम किस तरह पुट करेंगे, अब यही वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में P1 V1 के अंदर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 V1 की जगह पे पुट करते हैं, MR से वैसे MR कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, T1 अवर P1 होल पावर गैमा इज इक्वल टू P2 T2 अवर P2 होल पावर गैमा। यहाँ से गैमा टर्म्स P1 T1 गैमा डिवाइडेड बाय P1 गैमा P2 T2 गैमा डिवाइडेड बाय P2 पावर गैमा। T1 गैमा डिवाइडेड बाय P1 गैमा माइनस 1 T2 गैमा डिवाइडेड बाय P2 गैमा माइनस 1। तो यहाँ से आपको P1 और P2 हमारे पास एक तरफ कर लेते हैं, हमें T2 की वैल्यू चाहिए, तो T2 पावर गैमा इज इक्वल टू T1 पावर गैमा P2 डिवाइडेड बाय P1 गैमा माइनस 1। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम गैमा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, T1 P2 डिवाइडेड बाय P1 होल पावर गैमा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गैमा। तो ये T2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और ये T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आपने T2 की वैल्यू, अगर वॉल्यूम रेशियो गिवन है तो इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, अगर प्रेशर रेशियो गिवन है तो इस तरह हम प्रेशर के फार्मूलाज को यूज करते हुए T2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास क्लियर है ये पॉइंट? जी मिस, ठीक है। अच्छा, अब T2 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, T3 फाइंड आउट करना है। T3 को भी किस टर्म में फाइंड आउट करना है, इन टर्म्स ऑफ द T1, क्योंकि हमारे पास एक ही टेम्परेचर नोन था, दैट इज द T1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रोसेस 2 to 3। अब प्रोसेस 2 to 3 में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो कैन आई राइट P2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू PT डिवाइडेड बाय T3। यहाँ से हमने T3 फाइंड आउट करना है, तो T3 किसकी इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय P2 इंटू T2 की वैल्यू पुट कर दें, P3 डिवाइडेड बाय P2 दैट इज T1 RV गैमा माइनस 1। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द T3। अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाए। अच्छा, अब इस केस में 2 to 3 प्रोसेस क्या हो रहा है, हीट एडिशन का प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है तो वर्क डन किसकी इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0।
तो Zero Q हो जाएगा। एब्जॉर्ब किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, डेट इज इक्वल टू m डॉट किसके ऊपर हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर CV, कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर तक हो रही है, टेम्परेचर हमारे पास 3 से लेके 2 से लेके 3 तक हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं m डॉट CP। तो हमारे पास हीट एडिशन कहाँ से कहाँ तक आएगी, T3 से लेके -T3 -T2, m डॉट CV T3 -T2। अब ये हीट क्यों एब्जॉर्ब क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी, बिकॉज हीट इज एडेड इनटू द सिस्टम है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी द पॉजिटिव। क्लास क्लियर है यहाँ तक सबको? ये मिस ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर आ जाते हैं, 3 to 4। 3 to 4 क्या है, डेट इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगेन P3 V3 gamma is equal to P4 V4 gamma। पुट करते हैं PV सेम होगा, बस साइन का सेम फर्क आ होगा, जाएगा। एग्जैक्टली PV इज इक्वल टू MRT, सो P इज इक्वल टू MRT डिवाइडेड बाय V। पुट करते हैं यहाँ वैल्यूज, MR से MR कैंसिल हो जाएगा, P3 T3 गैमा, सॉरी हमारे पास आ जाएगा T डिवाइडेड बाय T3 डिवाइडेड बाय V3, V3 गैमा T4 V4 V4 गैमा। तो T3 V3 गैमा -1 इज इक्वल टू T4 V4 गैमा -1। हमें T4 चाहिए, T4 किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू T3 V3 डिवाइडेड बाय V4 गैमा -1। V3 की वैल्यू देखिए अभी हमने फाइंड आउट की, दैट इज इक्वल P3 बाय P2 T1 RV गैमा -1। पुट कर दें यहाँ पे P3 डिवाइडेड बाय P2 T1 RV गैमा -1। अब देखिए V3 बाय V4 है हमारे पास, अगर हम कंप्रेशन रेशियो के ऊपर जाएं तो हमने लिखा था V4 बाय V3 भी किसके इक्वल है, कंप्रेशन रेशियो के इक्वल है। तो कहना है राइट दिस इज 1 आवर कंप्रेशन रेशियो, V3 बाय V4 है तो 1 आवर RV गैमा -1 आ जाएगा। तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू P3 बाय P2 इंटू T1। अगेन T4 को हमने किस फॉर्म में निकाल लिया है, इन टर्म्स ऑफ द T1। अच्छा, अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू P3 V3 minus P4 V4 divided by gamma -1 and it should be positive। वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम है। क्लास क्लियर है यहाँ तक सबको? ये मिस क्लियर है जी। अच्छा, अब हमारे पास फाइनली 4 to 1 प्रोसेस के ऊपर आ जाए। इसमें वर्क डन 0 हो जाएगा, ये रिजेक्शन का 4 to 1 अगेन वर्क डन कांस्टेंट 0 वॉल्यूम। बिकॉज द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहाँ से Q किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, m डॉट CV 4 से 1 तक हुई है, तो इट विल बी T1 माइनस T4 T4 माइनस T1 कर लें। अब ये Q क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव बिकॉज हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम है। ये हमारे पास हीट रिजेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सारी की सारी हमने प्रोसेस की प्रॉपर्टीज जो है वो कैलकुलेट कर ली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं मिस इसमें हम सिंपल फॉर्मूलाज वगैरह को भी सिर्फ मेमोराइज कर सकते हैं ना, डेरिवेशन को छोड़ आपको के। मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है, वही फॉर्मूला जो आप हमेशा से यूज करते हो उन्हीं फॉर्मूलाज जी को यूज मिस। करना है। हाँ जी, बाकी क्लास हो रही है या जाग रही है? क्लियर है मैम? जी मिस क्लियर है। बस सो से हम आंसर कर रहे हैं। अब फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। सिंस वी नो दैट दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस,
डेल्टा यू किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0. सो क्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. सो यहाँ से डब्ल्यू को मैं लिख सकती हूँ एम डॉट सी वी क्यू एब्जॉर्ब्ड माइनस क्यू रिजेक्टेड. तो यहाँ से हमारे पास अभी हमने क्यू एब्जॉर्ब निकाला T3 माइनस T2 माइनस एम डॉट सी वी T4 माइनस T1. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेटवर्क. थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है. एफिशिएंसी किसकी इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू एब्जॉर्ब्ड. लिख लें जी एम सी वी T3 माइनस T2 एम सी वी T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय एम सी वी एब्जॉर्ब्ड कहाँ से T3 माइनस T2. अब देख कॉमन ले लें यहाँ से, T3 माइनस TV और एम सी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, एम सी वी से T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2. वैल्यूज पुट करते हैं T4 की और T3 एंड T2 की. अभी जो हमने T1 की फॉर्म में कैलकुलेट की थी, T4 था हमारे पास P3 बाय P2 इंटू T1, यही निकाला था हमने T4 P3 by P2 इंटू T1. और T3 हमारे पास किसी इक्वल है P3 by P2 T1 RV गैमा माइनस 1. P3 by P2 T1 RV गैमा माइनस 1 और T2 था हमारे पास T1 RV गैमा माइनस 1. कॉमन ले लें, ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा, T1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, P3 by P2 माइनस 1. नीचे से कॉमन क्या आएगा, T1 RV गैमा माइनस 1 1 माइनस, तो अंदर रह जाएगा P3 बाय P2 माइनस 1. कैंसल, T1 से T1 कैंसल, बट वी गेट 1 माइनस 1 ओवर RV गैमा माइनस 1. दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नेट साइकिल और द पेट्रोल इंजन. अच्छा, अब यहाँ से देखें ये निकालने का पर्पस क्या था. हमारे पास सबसे पहले देखिए जो कार्नेट साइकिल की एफिशिएंसी थी वो डिपेंड कर रही थी सिर्फ दो टेम्परेचर के ऊपर, TL के ऊपर और TH के ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर. इन बिटवीन कार्नेट कहता है कि कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक हाई टेम्परेचर होता है, एक लो टेम्परेचर होता है. बट एक्चुअली जो साइकिल की एफिशिएंसी जब हमने कैलकुलेट की तो वो डिपेंड करती है 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर. यहाँ पे हम कहते हैं जी TL को हम मिनिमम करते हैं और TH को मैक्सिमम करते हैं एज मच एज पॉसिबल. यहाँ पे हम किसी एक टेम्परेचर को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंगली हमारे सारे के सारे टेम्परेचर्स जो हैं वो चेंज होते हैं. दैट्स व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ अदर साइकिल्स आर लेसर देन द कार्नेट साइकिल. सेकेंडली, पेट्रोल की स्पेसिफिकली बात करें तो साइकिल एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंप्रेशन रेशियो के ऊपर. अब क्या होता है जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, अगर मैं इसको TS डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा शो करूं, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेंगे. अच्छा, अब कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा. दोबारा देख लें, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करने का क्या मतलब है, इंजन का साइज लार्जर होगा, इंजन का साइज लार्जर होगा, ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा तो उतना ज्यादा वो कंप्रेस होगा, प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. लेट्स से टेम्परेचर इंक्रीज होके ऊपर आ गया 2' के ऊपर. अब ये 0.3 देखें, डेफिनेटली वो भी चेंज होगा, तो इट विल लुक लाइक दिस 3'. अब एरिया अंडर द कर्व, दिस मच एरिया जो मैं ब्लू के साथ शो करेंगे ये इंक्रीज हो गया, तो इस वजह से हमारे पास एफिशिएंसी जो है R इंक्रीज करने के साथ एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज हो गई. क्लियर है क्लास ये पॉइंट? ये मिस ठीक है. Yes. लेकिन जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करते हैं, जब हम इसका ग्राफ शो करते हैं बिटवीन एफिशिएंसी एंड कंप्रेशन रेशियो, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12. अच्छा, एफिशिएंसी क्या होती है, लेट्स से ये 60, 40, 50, 60, 10 और 12 तक हमारे पास कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करने के साथ एफिशिएंसी इंक्रीज करती है.
लेकिन जैसे ही 12 के बाद जाती है तो एफिशिएंसी डिक्रीज होना शुरू हो सकती है। क्या मुझे कोई इस डिक्रीज की रीजन बता सकता है ऐसा क्यों होता है? इंक्रीज की तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों इंक्रीज हो रही है, एरिया अंडर कर्व इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज की कोई रीजन बता सकते हैं? हाँ जी, क्लास के रीजन बता सकते हैं कि डिक्रीज क्यों होती है एफिशिएंसी? इस वॉल्यूम का पता कर देता होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम में इसमें। अब क्या होता है, जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होती है तो अभी हमने कहा कि प्रेशर भी इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। पेट्रोल का टेम्परेचर इतना ज्यादा उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है कि वो किस टेम्परेचर पे चला जाता है? ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर है जिसपे फ्यूल जो है वो खुद ही बर्न कर जाएगा विदाउट एडिशन ऑफ द स्पार्क प्लग। अब जब फ्यूल जो है, लेट से पिस्टन कंप्रेशन रेशियो इतनी इंक्रीज होगी कि पिस्टन अभी टॉप डेड सेंटर पे नहीं पहुंचा और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और बर्निंग होगी। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे भी पहुंचा ही नहीं है, इन बिटवीन रास्ते में ही था कहीं, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कंबस्टन होगी, पिस्टन वहीं से वापस आ जाएगा। जब पिस्टन वहीं से वापस आ जाएगा तो स्ट्रोक लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। जब स्ट्रोक लेंथ कम हो जाएगी तो एक्सपेंशन का स्ट्रोक छोटा हो जाएगा। एक्सपेंशन का स्ट्रोक कम होगा तो हमें जो नेट वर्क मिलेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, इस वजह ठीक से हो जाएगा। एफिशिएंसी वहां पे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली, लेट्स से अगर पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे चला गया है लेकिन पेट्रोल जो है वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे चला गया है, तो जो बर्निंग होगी वो क्योंकि खुद ब खुद बर्न हो गया, स्पार्क प्लग को टाइम ही नहीं मिला बर्न होने का, ऑटो इग्निशन की वजह से पिस्टन जो है वो वहीं से वापस आ गया। तो हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बर्न हो जाएं और कुछ पार्टिकल्स वहां पे बर्न ना हो। सो ड्यू टू द इनकम्प्लीट मिक्सचर और ड्यू टू द इनकम्प्लीट बर्निंग, वहां पे पिस्टन के अंदर कार्बन रेजिड्यूल, अनबर्न कार्बन रह जाता है। जब वहां पे अनबर्न कार्बन रह जाता है तो वो अनबर्न कार्बन एग्जॉस्ट में ब्लैक कलर का स्मोक बन के निकलता है। सेकेंडली, इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से पिस्टन के अंदर एक सिस्टम के इंजन के अंदर एक आवाज साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड द नोकिंग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं। तो इस वजह से एक सर्टेन रेंज के बाद हम कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज नहीं करते। क्लास क्लियर है पेट्रोल इंजन सबको? जी मिस, क्लियर हो गया। काफी है आज के लिए। मैम हंटिंग भी होती है इसमें कोई टर्म? क्या क्या दोबारा बोले? मैं उसको मैम पूछे हंटिंग भी हंटिंग एक भी होती है। टर्म होती है इसमें? हंटिंग जी मिस। माइट बी नोकिंग या कोई और फिनोमिना को, मतलब आप इंडस्ट्री के टर्म में इस नाम से जानते हो, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इसका आइडिया नहीं है इस वर्ड का। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, मैं चेक करके बता सकती हूँ। इस तरह मुझे आइडिया नहीं, शायद पता हो लेकिन इस टाइम मेरे माइंड में उस तरह नहीं है, या किसी और नाम से मुझे आइडिया हो। ओके मैम। क्लास यहाँ तक कोई मैम, क्वेश्चन? जी मैम अगर हम फ्यूल जो से यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम कुछ जी मिस, हो रही है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास अच्छा यहाँ से देखना स्टार्ट करें। अब ये जो है पिस्टन का मिनिमम पोजीशन, दिस इज द बॉटम डेड सेंटर, और मैक्सिमम ये देखो पिस्टन जहां पे, ये पिस्टन मैक्सिमम यहाँ तक आया, दिस इज द टॉप डेड सेंटर। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, दिस इज द गजन पिन, दिस वन इज द कनेक्टिंग रॉड, और ये क्या है हमारे पास? क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है। अब ये जो आपको स्किन कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। अब यहाँ तक, अब ये देखें, ये सबसे पहले प्रोसेस क्या हुआ? लेट से पिस्टन कहाँ पर था? बॉटम पे था। इनलेट वेल्व ओपन हुआ, इनलेट वेल्व जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ? ये एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो इसके अंदर आ गया। अब जब पिस्टन अपवर्ड जाएगा तो इसके रास्ते में जो जो भी चीज आएगी उसको क्या करता जाएगा? फोर्स लगाता जाएगा ना उसके ऊपर। वो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर, और प्रेशर इंक्रीज, वहां पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गई। अब देखो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई, जैसे ये क्या लगा हुआ है?
स्पार्क प्लग लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे पिस्टन टॉप के ऊपर आया तो स्पार्क प्लग ने फायर किया, तो यहाँ पे ये क्या प्रोसेस हुआ, कंबस्टन का। अब ये देखो कंबस्टन का प्रोसेस इतना, अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो कंबस्टन का प्रोसेस इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस, नैनो सेकंड में 10⁻⁻⁹ सेकंड्स में प्रोसेस होता है। इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि पिस्टन के पास वापस आने का वहां से टाइम ही नहीं होता। ये क्या हो रहा है, कार्बोरेटर से फ्यूल किसके अंदर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये प्रोसेस हुआ कंबस्टन का, पिस्टन की एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन जैसे हुई तो साथ में ये देखो ये वेल्व नीचे की तरफ मूव हुआ, आउटलेट वेल्व ओपन हो गया, ये एग्जॉस्ट बाहर जाना शुरू हो गया और दोबारा से इनटेक यहाँ से अंदर आना शुरू हो गया। अगर ये सारे प्रोसेसेस 4 स्ट्रोक के अंदर हो रहे हैं तो 4 स्ट्रोक, यही प्रोसेसेस अगर 2 स्ट्रोक के अंदर हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द 2 स्ट्रोक इंजन।